हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मिस्टर आशीष सब पे। साथियों, आज का क्लास इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सोचिएगा कि आज का क्लास इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि आज हम लोग एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो कि बड़ा ही इंटरेस्ट कहानी है। इसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 का हिंदी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बहादुर और जिसके लेखक हैं अमरकांत। तो चलिए सबसे पहले इनका जीवन के बारे में हम लोग परिचय पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज का चैप्टर नंबर 6 का बहादुर चैप्टर पढ़ेंगे। तो देखिए साथियों, लेखक का नाम है अमरकांत, जिनका जन्म हुआ है जुलाई 1925 ईस्वी में। कौन से देश में? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, नागरा बलिया। गांव का इनका क्या नाम है? गांव का नाम है इसका नागरा और जिला पड़ता है इनका बलिया। उत्तर प्रदेश के नागरा बलिया में इनका जन्म हुआ है। आगे है साथियों, इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। क्लास 10th की जो ये शिक्षा हाई स्कूल गवर्नमेंट से पाई और कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और 1942 में स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से इनकी जो पढ़ाई है इंटरमीडिएट की, वो क्या हुई? अधूरी रह गई। इसके बाद ये क्या करते हैं कि पुनः एक बार फिर इंटर में एडमिशन करवाते हैं। कब? 1942 ईस्वी में ये फिर पुनः इंटर में एडमिशन करवाते हैं और इसके बाद ये 1946 में सत्येंद्र चंद्र कॉलेज से इंटरमीडिएट करते हैं और 1947 में ये बीए करते हैं इलाहाबाद से। उसके बाद साथियों 1948 में ये आगरा में क्या करते हैं कि दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी करने लगते हैं। ये क्या करते हैं? 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र जो होते हैं ना, यानी कि आज का जो न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर होता है, उसमें ये क्या किए? नौकरी करने लगे। अब देखिए आगे देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कृतियां रची। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आगरा में ही वे प्रतिशील लेखन संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। क्या कि वहीं से इन्होंने कहानी लेखन की शुरुआत की। उसके बाद ये दैनिक अमृता पत्र इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभाग से संबंध रहे। इन्होंने कई सारे न्यूज़पेपर में काम किया और इन्होंने नौकरी भी वहां पे किया। उसके बाद अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टर के रूप में पुरस्कृत की गई थी। अब देखते हैं साथियों इसको कौन कौन सा पुरस्कार मिला। तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कथा और लेखन के लिए इन्हें कौन से पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया। अब देखिए इन्होंने कौन कौन से लेख लिखे और कौन कौन सी इन्होंने उपन्यास लिखा। आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने लिखा जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके संग्रह थे। ये सब क्या है? इनके संग्रह है। उसके बाद उपन्यास कौन कौन से लिखे? जैसे कि सूखा पत्ता, अपक्षीय, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीज की दीवार, ग्राम सेविका आदि इनके उपन्यास थे। अब देखिए चलिए हम लोग कहानी में एंट्री मारते हैं। तो देखिए साथियों ये कहानी का क्या नाम है? इसका नाम पड़ता है बहादुर। क्या नाम पड़ता है? बहादुर पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर इसका नाम बहादुर क्यों पड़ा और ये कहानी की शुरुआत कैसे होती है। होता है क्या कि बहादुर नाम का, इसका पूरा नाम दिल बहादुर है। बहादुर एक लड़का है जो अपने माता के साथ एक गरीब परिवार में रहता है। वो क्या करता है? प्रतिदिन कभी पहाड़ की ओर चले जाता है घूमने, कभी उसका मन किया तो पेड़ की छालियों पे चढ़ जाता है,
कभी उसका मन किया तो वो भैंस को चराने चला जाता है। एक समय की बात है, बहादुर इतना गुस्सा हो गया क्या कि भैंस को उसने क्या किया, खूब मारा। इतना अधिक मारा कि भैंस जो है, क्या हुआ, दौड़ते दौड़ते बहादुर की माँ के पास चला गया। जब बहादुर की माँ के पास भैंस गया तो बहादुर की माँ खेत में काम कर रही थी। तो भैंस को मारते हुए बहादुर की माँ ने नहीं देखा, लेकिन इतना मारा कि उसकी माँ जो है, बहादुर की माँ अनुभव की कि इसे कितना मारा होगा। जब बहादुर खेत में आया तो माँ क्या की, भैंस को जितना मार लगा उससे दुगना मार बहादुर को मारा। इतना मारा कि उसे खेत में ही छोड़ दिया गया। फिर भैंस को लेकर के उसकी माँ घर चल जाती है। घर आने के बाद शाम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बहादुर चुपके से अपने घर में जाता है और 2 रुपये, कितने रुपए, 2 रुपये लेकर पास के स्टेशन में चला जाता है। पास के स्टेशन में चला जाता है और कहां पहुंच जाता है, ये इलाहाबाद पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है, इलाहाबाद पहुंच जाता है। इलाहाबाद में लेखक जो है अमरकांत, उसके साले से इनका भेंट होता है, दिल बहादुर का। तो साले क्या करते हैं, बहादुर को अपने घर नहीं बल्कि अपने जीजा जी के घर लेके चले जाते, यानी कि अमरकांत के घर लेकर के चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, बहादुर बहादुर बोलते हैं, अमरकांत जो है उसकी पत्नी क्या है कि वहां का जो माहौल है, अमरकांत हो गया, उसकी पत्नी हो गया, और भी उसके जो बच्चे हैं, जिस मोहल्ले में रहते थे, वहां का मानना है कि जिस व्यक्ति के पास नौकर रहेगा वही सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति कहलाएगा। बहादुर की इस बहादुर जो है गया, उसके बाद उसके साला ने क्या किया, अमरकांत के पास ले गया। इस प्रकार की कुछ कहानी है। तो आइए पढ़ते हैं अब लोग इन कहानियों को। सबसे पहले एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। अब देखिए, हम लोग यहां से लेकर यहां तक हम लोग पहले बहादुर का परिचय देखेंगे। बहादुर क्या किया, साला जो उसका है लेखक का, वो बहादुर को घर लेकर के आ गया, किसके पास, अमरकांत के पास। अब देखिए उसका वर्णन किस प्रकार किए हैं अमरकांत। सहसा में काफी गंभीर हो गए, जैसे कि उस दिन को हो जाना चाहिए जिस दिन एक भारी दायित्व आ गया। वह सामने खड़ा और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चकई शरीर, गोरा रंग, चपटा मुंह, वह सफेद नकर, आधी बांह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। उनको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला, निर्मला कौन है, लेखक की पत्नी। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझे देखती और कभी अपने भाई को। निश्चित ही वह पंच बराबर हो गई। क्या होता है साथियों कि जब लेखक का साला उसको बहादुर को घर लेकर के आता है तो सब लोग क्या करते हैं, लेखक की पत्नी जिसका नाम है निर्मला और लेखक के साले, क्या होता है कि निर्मला जो है सबसे पहले अपने भाई को देखती है, उसके बाद अपने पति को देखती है और उसके बाद बहादुर को देखती है। उसका आंख जो है चंदा-चंग हो गया कि आहा, अब मेरे घर में नौकर आ गया है, अब मुझे काम करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना होगी। ये रहा साथियों बहादुर का परिचय। अब चलिए हम लोग कहानी में देखते हैं कि क्या होता है। उनको लेकर मेरे साले साहब आए थे। लेखक कहते हैं कि बहादुर को कौन लेकर आया है, मेरे साले साहब आए हैं। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया। मेरी सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे दौरे पर थे और उनको सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहां नौकर का सुख देखा। मेरे दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती है, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक का खटकाना पड़ता है। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकर का आवास आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की मामला जपने लगी। उनको
तरस अभावी और दुखिया स्त्री और कोई इस दुनिया में होगी, वे दूसरे होते जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। क्या होता है कि ये लेखक जब अपने रिश्तेदार के घर गए तो इन्होंने देखा कि सारे इनके रिश्तेदार में नौकर ही है, और निर्मला भी गई तो देखा कि नौकर का सुख किस प्रकार है। इनको बैठा बैठाया खाना मिल जाता था, 4 टाइम का नाश्ता मिल जाता था, और इनको एक भी काम नहीं करना पड़ता था। तो क्या हुआ कि निर्मला जब आई वहां से, यानी कि रिश्तेदार के घर से आई, तो बोलने लगी लेखक को कि मुझे भी नौकर चाहिए, मैं दिन रात अपने कामों में ही उलझी रहती हूँ, मुझे भी नौकर चाहिए। जिसके पास नौकर रहता है वह भाग्य में नौकर का सुख उठा पाता है। आगे इसमें क्या कहता है देखते हैं। आगे कहता है कि पहले साल साहब से असाधारण विस्तार से उनका हिस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिनका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उनका बाप युद्ध में मारा गया और उनकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उनकी बड़ी गुस्सैल थी और उनको बहुत मारती थी। माँ चाहती कि लड़का घर के काम हाथों में क्या करे, हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों के निकल जाता था और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चों पकड़ता या फल तोड़कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चरने के लिए ले जाता था। उनके एक बार भैंस को बहुत मारा। उनको माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए जिसके वह बहुत चिढ़ता था। मार मार खाकर भैंस भागा भागा उनकी माँ के पास आ गया। उनकी माँ के पास आ गया जो कुछ दूर पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरता छोड़कर वहां क्यों आया? जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा होगा। वह गुस्से से पागल हो गई। जबकि लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उनकी दुगनी पिटाई की और उनको वहां कहराता हुआ छोड़कर लौट गई। जी हाँ साथियों, क्या हुआ कि अब क्या करता है, बहादुर अपने परिचय में बताता है कि मैं जो है नेपाल और बिहार के बॉर्डर में रहता हूँ। ये नेपाल और बिहार के बीच की सीमा में रहता हूँ। उनके पिता जो है युद्ध में मारे गए और उनकी माँ सारे परिवार का पालन पोषण करती है। मैं क्या करता हूँ, कभी जंगलों में निकल जाता हूँ तो कभी पेड़ों की चिड़ियों के घोंसले से मैं अंडे निकाल कर उनके बच्चों के साथ खेलने लगता हूँ, तो कभी फल खाता हूँ, और कभी कभी क्या होता है कि मैं भैंस को चराने चला जाता हूँ। भैंस जब बहुत अच्छे से चल रहा था तो उसकी माँ क्या कर रही थी कि खेतों में काम कर रही थी। तो बहादुर ने इतना मारा भैंस को कि बेचारा घास चढ़ने की बजाय क्या हुआ, बहादुर की माँ के पास चला गया। बहादुर की माँ कल्पना करती है कि ये जो भैंस घास चढ़ने की बजाय यहाँ क्यों आ गया, तो वो कल्पना करती है कि जरूर इसे मारा होगा। तो क्या करती है, बहादुर जब वहां पे आता है तो बहादुर की माँ जो है बहादुर को खूब मारती है और काल्पनिक रूप, यानी कि भैंस का काल्पनिक रूप करके वह एक डंडे से बहादुर को दुगना पिटाई करती है और वह वहीं पे उसे छोड़कर घर लौट जाती है। उनके मन से फट उनके मन से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरे होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9 2 11 हो गया। वहां से वह 6 मील की दूर पर स्टेशन था, वहां गोरखपुर जाने वाला बस भी था। क्या हुआ कि उसी रात जंगल में उसे माँ क्या की, छोड़ दी और वह चुपके चुपके घर के अंदर आया और माँ की रखी हंडियों में से 2 रुपया निकाल लिया। कितना रुपया? 2 रुपया निकाल गया और 9 2 11 होकर के वह 6 मील दूर एक स्टेशन था और स्टेशन के पास वहां पर गोरखपुर जाने वाली बस खड़ी थी। कौन सी बस? गोरखपुर जाने वाली बस खड़ी थी। उसके बाद अब देखिए क्या होता है कि लेखक पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा, यानी लेखक पूछते बहादुर से कि तुम्हारा नाम क्या है? बहादुर बोलता है दिल बहादुर साहब। बहादुर क्या बोलता है? दिल बहादुर साहब।
आगे क्या है इसमें कि उनके स्वर्ग में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उनको क्या हिदायतें दी, शायद कि यह वह सहारते छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते हैं वही नौकर को खाने पीने को मिलता है। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग ढंग ढंगाव सीख जाएगा घर के, और लड़कों के की तरह पढ़ना लिखना भी जान जाएगा। उनकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाला। इस मोहल्ले में बहुत सारे तुच्छ लोग रहते हैं। वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को अगर कह दे तो वह कभी भी नहीं जाए, अंदर से खट जाए। उनको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए। और बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत सी उदारपूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द हटा दिया। होता है क्या कि जब लेखक पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो बहादुर बोलता है कि दिल बहादुर साहब मेरा नाम है। फिर निर्मला क्या कहती है, बहादुर को बोलती है, और लेखक बोलते हैं कि तुम यहाँ पे आराम से काम कर सकते हो। यहाँ पे नौकर चाकरों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं किया जाता है। जो घर के सारे लोग खाते हैं वही तुमको खाने के लिए मिलेगा। तुम यहाँ रहोगे तो अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाओगे और सभी लोग तुम्हें एक जैसा मानेंगे। निर्मला इसी में क्या बोलती है कि कुछ उपदेश देती है कि देखो बहादुर, यहाँ पर जो है तुम रहोगे, लेकिन मोहल्ले के किसी भी आदमी का कोई भी काम नहीं करोगे। अगर बाजार से बोलेगा कि कुछ ले आओ तो तुम कुछ भी नहीं लाओगे। इतने में ही क्या करती है कि निर्मला बहादुर का नाम दिल हटाकर सिर्फ उसे बहादुर रख देती है। बहादुर का क्या नाम था, दिल बहादुर था ना। तो क्या करती है निर्मला, दिल शब्द को हटा देती है और सिर्फ बहादुर नाम रख देती है। अब देखिए आगे कहानी में क्या आता है। आगे का कहानी है साथियों की, परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उनकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसे ही उत्सवपूर्ण वातावरण छा रहा था, जैसे कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उनको देखकर हंसते, तरह तरह के प्रश्न पूछते। ए तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए तुम शेर को देखा है? ए ही ऐसा ही बात उसके पहाड़ी गाने के फरमाइशें की जाती है। घर के लोग भी उनके तरह तरह के प्रश्न को पूछते हैं और वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता। उनको उनके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र होती थी सबको। हुआ क्या कि अगले दिन बहादुर एकदम हंसमुख लड़का था और सारा काम घर का करने लगा पूरे अच्छे तरीके से। प्रथम दिन क्या हुआ कि अगर आपके घर में साथियों कोई सा भी कबूतर आया या खरगोश आया तो प्रथम दिन उसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। दिन पर दिन क्या होगा कि उससे मन हल्का हल्का हटने लगेगा। ठीक उसी प्रकार बहादुर का सब लोग इतना ज्यादा टेंशन, इतना ज्यादा फिक्र करते थे कि उसे समय समय पर पूछते हैं, बहादुर खाना खाया? बहादुर कहाँ गया? बहादुर तुम नाश्ता किया? बहादुर ये कपड़ा लेगा? बहादुर, यानी हर समय बहादुर किया, बहादुर खाया, बहादुर का ध्यान रखो। फिर क्या करते, बहादुर जब काम करता है तो गली के सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम शेर को देखे हो? क्या तुम उड़ते हुए, क्या तुम छिपकली को देखे हो? क्योंकि बहादुर तो रहता था नेपाल में और ये बच्चे जानना चाहते थे कि नेपाल में छिपकली को क्या कहता था, शेर को क्या कहता था। क्या बहादुर ने कभी कभी शेर देखा है? बहादुर तो पहाड़ियों पे रहता था। पहाड़ियों पे लोग किस प्रकार का गीत गाते थे, सारे लोग भी ये प्रश्न पूछते थे बहादुर से, और मोहल्ले के सभी छोटे छोटे बच्चे भी। अब देखिए आगे क्या कहता है। आगे इसमें कहता है कि निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाती है कि बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेता? मैं दूसरों औरत की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलती भूनती। मैं नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उनको साफ सुथरा कह दिया कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, परंतु तकलीफ उनको जरा सा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज जो रोज लगाए और उन्हें कपड़े भी बन रहे हैं। अब देखिए बहादुर की
जो मालकिन होती है निर्मला, वो क्या बोलती है सबको सुनाकर मोहल्ले में, बहादुर तुम खाना खाया कि नहीं खाया, देखो जल्दी आओ नाश्ता कर लो, अभी तो मैं तुमके लिए एक कपड़ा भी बुन रही हूँ, एक जोड़ी कपड़ा सिलने के लिए भी दे दिया हूँ, चाहे कितना भी पैसा क्यों नहीं खर्चा हो जाए, अगर 100-150 ज्यादा भी खर्चा हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन तुम यहाँ से अच्छे से रहो, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। यानी कि पड़ोसी को निर्मला क्या करती है, जलाती है कि देखो मेरे घर में भी नौकर आ गया है। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे होता है कि धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। बहादुर क्या करता है, घर के सारे काम धीरे धीरे करने लगता है। सवेरे उठकर वह नीम के पेड़ को तांदू तोड़ता है और वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक दौड़ने चढ़ जाता है। मिनट भर भी उसे नहीं लगता है और पेड़ की डालियों पर क्या करता है, वो चढ़ जाता है, क्योंकि पहाड़ी बच्चा था और पेड़ की डालियों पर चढ़ना उसके लिए आम बात है। निर्मला छाती पीट कर कहती, अरे गीदड़, अरे छिर बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बुरा हो जाएगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगूठी जलाता, चाय बनाता, पिलाता और दोपहर में खाना धोता और बर्तन भी मांजता। यानी कि क्या करता बहादुर, सारा काम वो धीरे धीरे करने लगा हुआ। रसोई बनाने की भी जिद करता, परंतु निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उनकी बहुत फिक्र रहती, उनको उन दिनों तबीयत ठीक नहीं नहीं रहती, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उनको कोई काम करने नहीं देता था। माता जी कहकर उसे बुलाता था, मेहनत ना करो तकलीफ बढ़ जाएगी। वह कोई भी काम करता तो समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में आ जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लेकर के आ जाता। होता है क्या साथियों कि वह बहादुर दोपहर का भी खाना बनाने लगता है, दोपहर का बर्तन धोने लगता है और निर्मला को मदद करने लगता है। लेकिन निर्मला बोलती नहीं, खाना मैं ही बनाऊंगा। तो निर्मला क्या करती है, सब्जी और रोटी बनाती है। लेकिन बहादुर का अगर कोई दूसरे काम कोई कर रहा है बहादुर, तो वो काम करके फौरन क्या करता है, निर्मला को किचन में हाथ बटाने के लिए आ जाता है। निर्मला का कुछ दिनों से क्या है, तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वह दवा भी ले रही है। बहादुर क्या बोलता है कि माता जी काम नहीं कीजिए, ज्यादा काम कीजिएगा तो आपका जो तबीयत है और ज्यादा खराब हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि फिर बहादुर क्या करता है, निर्मला को दवा का डब्बा ला करके देता है और उसे दिन भर सेवा करते रहता है। आगे है, जब मैं शाम के दफ्तर में आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते। जब लेखक शाम दफ्तर से आते हैं कि ड्यूटी से आते हैं, तो सारे लोग क्या करते हैं, लेखक को अपना दिन का जितना भी जरिया है वो सुनाते हैं कि आज मैंने ये किया वो किया। बाद में वह भी आता और वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत सी मामूली घटना की रिपोर्ट देता, बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता, सोया बहुत ही मजेदार बात कह दी। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ी बिखर रही हो। मैं उससे बातचीत कहना चाहता हूँ कि ऐसा इच्छा करते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता हूँ और दूसरे देखने लगते थे। आगे की निर्मला कभी कभी उससे पूछती कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? तो बहादुर क्या बोलता है, नहीं। तो निर्मला पूछती है, क्यों नहीं आती है तुमको माँ की याद? तो तब क्या बोलता है बहादुर, वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता और जैसे मार खाना खुशी की बात हो जाती। बहादुर क्या करता है, निर्मला उससे प्रश्न पूछती है कि बहादुर क्या तुमको तुम्हारी मम्मी की याद नहीं आती है? बहादुर बोलता है नहीं। तो निर्मला पूछती क्यों? तो बहादुर बोलता है क्योंकि वह मारती है। और इतने कहकर बहादुर खूब खिलखिलाकर हंसने लगता है। अब देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्ज तो जन्म भर रहता है। और वह और भी हंसता। लेखक की पत्नी बोलती, निर्मला
जब तुम माँ से प्यार ही नहीं करते हो तो तुम क्यों बोलते हो कि माँ के पास पैसा भेज दो। तो बहादुर बोलता है माँ बाप का कर्ज तो जीवन भर ही रहता है। और यह कहकर इतना ज्यादा वो खिलखिलाकर हंसता है कि कहने की बात नहीं है। निर्मला ने उनको एक फटी पुरानी धरी दे दी थी घर के। वह एक चादर भी लेकर आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में क्या करता है, टूटी हुई फटकन पर अपना बिस्तर छिपा देता है और वह बिस्तरे पर बैठता जाता है और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता है, जो बाईं और काफी खुली हुई थी, काफी झुली हुई थी। फिर भी वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उनमें मुंह देखता हुआ वह अपने प्रसन्न नजर आता और इसके बाद कुछ भी चीजों उनके जेब से निकालकर बिस्तर पर रखता है और कुछ गोलियां पुराने पुराने ताश की गड्डियां, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें और कुछ देर तक उनके साथ खेलता। उसके बाद वह धीरे धीरे स्वर में गुनगुनाकर सोने चला जाता। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्मलता में अपने बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है। क्या करता है बहादुर, रात होता है तो वो अपना बिस्तर बिछाता है। उसके बाद एक उसके पास टोपी है तो टोपी पहनता है, कुछ अपने जेब से खिलौने निकालता है और कुछ देर वो खेलता है उसके साथ। खेलने के बाद वह धीरे धीरे पहाड़ियों गाना में गुनगुनाते हुए धीरे धीरे सो जाता है। अब देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि दिन मजे में बीत रहे थे। लेखक बताते हैं कि दिन बहुत अच्छा बीत रहा था। बरसात आ गई, पानी रुकता था और बरसता था। दिन बहुत अच्छा गुजर रहा था। बरसात आ गई और मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन, बहुत खास, बहुत शान बान पर मुझे गर्व था। अब मैं मोहल्ले के लोगों में से पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी की और ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वह आजकल नौकर रखना चाहता है घर के सबांग की तरह। निर्मला भी बहुत सारे मोहल्ले में शुभ शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर में ही खर्च हो जाता है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। वे तो कई बार कह चुकी होगी कि तुम्हारे लिए दुनिया में किसी कोने से नौकर मैं जरूर वहां से ढूंढ कर लाऊंगा। क्या है कि लेखक जो है इतना ज्यादा गुस्से वाले थे कि जब उनके घर में नौकर नहीं था तो क्या करते थे, मोहल्ले के सभी लोगों को डांट फटकार देते थे और किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। लेकिन जब से नौकर आया तो वो सीधे मुंह से बात करने लगे। और निर्मला जो है पड़ोसियों को जला करके क्या बोलती है, पहले ही बोल देती है कि नौकर जो है अगर आया तो मैं क्या करती हूँ, नौकर को आधा तनख्वाह यानी कि पेमेंट मैन से आधा तनख्वाह नौकर पर ही उड़ा देती हूँ। दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर मैं लेकर आऊंगा। इन्होंने मुझे से वादा किया कि दुनिया का किसी भी कोना से मैं नौकर ढूंढ कर लाऊंगा। निर्मला बार बार क्या करती है, पड़ोसियों को जलाती है। आगे है, निस्संदेह बहादुर की वजह से उनको खूब आराम मिल रहा था। घर साफ सुथरा निकला और चमकादड़ सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी ठीक हो चुकी थी। अब कोई खर भी ना फटकाता। किसी को मामूली से मामूली अगर काम होता तो वो डायरेक्ट क्या करता है, बहादुर को आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी लाओ, बहादुर पेंसिल नीचे गिरा है उठाओ, बहादुर ये लाओ, बहादुर ओ लाओ। बहादुर घर में फिरक्की की तरह चमकता रहा और सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे उठते थे।
क्या हुआ कि सभी लोग इतना ज्यादा आलस हो गए हैं कि अगर घर में एक पेंसिल भी गिरा होगा तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि बहादुर पेंसिल उठाओ। किसी को एक गिलास पानी की भी अगर जरूरत होती है तो डायरेक्ट बोलते हैं कि बहादुर एक गिलास पानी लाओ। सब लोग घर में कितना बजे सवेरे ही सो जाते हैं और 8 बजे सोकर उठते हैं। उससे पहले क्या करता था बहादुर, सभी के लिए नाश्ता बना देता था। अब आगे इसमें क्या कहता है, आगे कहता है कि मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रौबदान से रहने का कायम था और उनके बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसके कभी कभी बहादुर को सौंप दिया जाता था। सवेरे उठे क्या हुआ कि कौशल किशोर, इसका यानी कि लेखक का लड़का का क्या नाम था, किशोर। लेखक का लड़का आता है और बहादुर को क्या करता है, अनुशासन में रखने को बोलता है कि बहादुर को मैं अब से अनुशासन में रखूंगा। सवेरे उठने से पहले बहादुर क्या करता है, उसका जूता पॉलिश करता है। कॉलेज जाने से ठीक पहले बहादुर क्या करता है, किशोर का साइकिल को साफ करता है और रोज ही उसके कपड़े को धुलाई और इस्त्री भी करता है। और रात में सोने से समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश भी करवाता है और मुक्के भी लगवाता है। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई अगर गड़बड़ी हो जाता है तो जब ऐसा होता है तो किशोर निर्जन करने पर उसको बुरी बुरी गालियां देता और उनको पर हाथ भी उठा देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में जाकर क्या चुपचाप बैठ जाता है। क्या होता है कि किशोर आता है, लेखक का लड़का, और बोलता है कि बहादुर को मैं एक अनुशासन में रखूंगा। बहादुर तुम मेरे लिए सबसे पहले क्या करना कि मेरे लिए जूता पॉलिश कर देना। जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मेरे साइकिल को भी अच्छे से धो देना। सुबह सुबह मेरा इस्त्री कर दो, कपड़ा धो दो। जब मैं कॉलेज से आऊंगा तो मेरे लिए क्या करो कि मेरा शरीर में पूरा मालिश करो, मुक्के भी लगाता था। अगर किसी प्रकार का कोई गलती हो जाता था तो बहादुर को बहुत बुरी बुरी गालियां देता था और उसे बहुत मारता भी था। देख बे किशोर, चेतावनी देता, मेरे काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या तू, बैठा बैठा खाता है। ये किशोर बोल रहा है कि देख बे, मेरे आने से पहले ही सारा काम हो जाना चाहिए। आखिर तू करता है क्या है, सिर्फ बैठकर खाता है। अगर कोई काम नहीं होगा तो मारते मारते क्या करूंगा, हड्डियां तोड़ दूंगा। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसके रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। क्या करता, रोज ना कुछ कुछ बात होता था जिससे लेखक की पत्नी कुछ न कुछ लेखक को रिपोर्ट देती थी कि आज ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हो गया। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना तो मैंने छोड़ दिया। थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ की ताली कहाँ बचती। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ देर पर खड़ी होकर हंस रही थी, मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उनको मारा और गालियां दी तो उनके काम करने का तरीका। अब देखिए क्या हुआ कि एक शाम जब लेखक दफ्तर से घर लौटे तो देखा कि किशोर क्या कर रहा है, बहादुर को मार रहा है। बहादुर का बस इतना ही गलती था कि वो शाम का साइकिल साफ करना भूल गया था। और निर्मला जो है बगल में खड़ी बस सिर्फ ही हंस रही थी। किसी तरह लेखक क्या करते हैं कि बहादुर और किशोर को जो मार रहा था उसे हटाते हैं और देखिए से इनकार कर दिया। यानी कि साइकिल साफ करने से बहादुर क्या किया कि इनकार कर दिया। अब देखिए लेखक क्या बोलते हैं। लेखक बहादुर से कहते हैं कि तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते। मैंने तुमसे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लगाकर खड़ा किया। वह रोते हुए बोला। क्या क्या किशोर, उसके बाप को लगा करके एक गाली दे दिया। मैं जानता था कि किशोर उसको और
भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था, जो उससे बर्दाश्त ना हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई और खैर किशोर के व्यवहारिक को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृहस्वामी होने के कारण मुझे पर कुछ और गंभीर दायित्व है। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं है। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई भी कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है। जो उसके बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर पाता है। लेखक क्या बोलते हैं बहादुर से कि बहादुर, तुम अच्छे से अगर काम करोगे तो कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। मेहनत एक इतनी अच्छी चीज है, अगर तुम इससे बचने का प्रयास करोगे तो जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। रूठता फूलता मुझे जख्म नापसंद है। तुम तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख जिस सुख आराम से रहते जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या कर रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता चलेगा, नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम करो। लेखक क्या बोलते हैं कि तुम जो है यहाँ पर रहते हो, मैं तुम्हें इतना अच्छा से रखता हूँ कि मानो कि घर के लड़के की तरह। सब लोग क्या करते हैं, नौकर को जाकर देखो कि सभी लोग नौकर तरसते हैं भोजन करने के लिए, लेकिन मैं तुमको घर के लड़के की तरह रखता हूँ। अब ये सब बात छोड़ो और जाओ आराम से काम करो। अब देखिए आगे क्या कहता है। साथियों, कहानी कैसा लग रहा है? पढ़ने में अगर मजा आ रहा है तो कमेंट कीजिए। आगे इसमें कहता है कि वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ धोकर काम करने लगा। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोने समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाना गाता, लेकिन कुछ दिनों के बाद और भी गड़बड़ी शुरू हो गई। क्या हुआ कि बहादुर फिर वैसे ही रात होता था तो वो अपने खिलौने के साथ खेलता, टोपी पहनता और सुरसुली आवाज में क्या होता गा करके सो जाता। लेकिन कुछ समय बीतता गया और गड़बड़ी बहुत ज्यादा होने लगी। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह बनने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार की रोटियां बनाने का वह बहादुर से कहे कि वह अपने रोटी खुद बना ले, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है। महीने खाने की उनकी आदत बिगड़ जाती है। क्या हुआ कि निर्मला जो है पतली पतली रोटियां बनाती थी, इसलिए वह बहादुर को क्या करती थी, रोटियां बनाने नहीं देती थी। लेकिन क्या हुआ कि एक समय की मोहल्ले की कुछ औरत ने क्या किया कि बहादुर जो निर्मला थी उसे कान भर दिया। कान भरने का मतलब उसे कुछ बोल दिया कि एक काम करो, तुम अपने परिवार के लिए रोटी खुद बना लो और जितना बचे बहादुर के लिए तुम जो बनाती है रोटी, क्या करो बहादुर को ही बोलो कि अपना रोटी तुम अपने से सेक लो। निर्मला क्या करती है कि अपना परिवार के लिए बना लेती है रोटी और कुछ आटा रख देती है। बहादुर को बोलती है कि जा तुम अपने से ही रोटियां सेक लो। यह बात निर्मला की जांच यह बात निर्मला को जच गई और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपने रोटियां बनाकर चौके से उठ गई और बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास झुलाकर चुपचाप खड़ा हो गया। आगे देखिए क्या कहता है कि क्या हो गया रे, निर्मला ने पूछा। निर्मला पूछती है क्या हुआ रे? वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगा? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर अपने ही खा लेते हैं। ती, तीता तो इसलिए लग रहा कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इसको अलग करके इसके हाथ भेद क्यों दिया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ गया, जा रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा ही रहेगा। बहादुर की जो मालकिन होती है निर्मला, वो बोलती है कि ले तू ही रोटियां बना ले।
बड़ा आया नरम नरम और पतली पतली रोटियां खाने वाला। बहादुर बेचारा चुपचाप एकदम खड़ा है और क्या बोलती है, जा अगर रोटियां तू नहीं बनाएगा तो आज भूखा ही रहेगा। आगे इसमें है कि पर बहादुर उस पर खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्सा से बुरा हाल हो गया। उसने लपटकर उसके माथे पर दो तीन थप्पड़ मार दिए और सुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता, इसलिए तुझे किशोर मारता है, इस वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटियां। मैंने नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझे रोटी सेकती थी। वह रोने लगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूं? तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग दूंगा। लेखक की पत्नी बोलती है कि तू बड़ा आया, मुझसे जबान लड़ाता है, मैं तेरी माँ हूं, जा मैं नहीं बनाऊंगा रोटियां। बहादुर क्या बोलता है, नहीं मेरी माँ भी रोटियां बना करके मुझसे, मेरी माँ भी क्या करती है, रोटियां बनाकर मुझे खिलाती है। तो इतने में ही क्या करती है, उसे दो तीन थप्पड़ मार देती है और बोलती है, जा बड़ा आया बराबरी करने का लड़कों की तरह, ठीक किशोर तुझे मारता है। अब देखिए आगे क्या कहता है। बड़ा ही इसके साथ एकदम दुर्व्यवहार होने लगा बहादुर के साथ। अब देखिए आगे इसमें है कि पर अपने पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, वह नहीं माना। रात भर भूखा ही सो गया, पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह हंसने लगा। उसके अंगूठी जलाकर अपने लिए रोटियां बनाई और अपनी मोटी और फटकी रोटियां को देखकर वह खिलखिलाकर हंसने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने क्या किया, भोजन किया। लेखक ऐसा बात बोलते हैं, लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया। वह उससे कुछ भी होता तो उसे क्या करती थी, मार बैठती थी। अब वह बहादुर से कोई भी गलतियां होती तो वह उसे हाथ चला देती। उसको मारने वाला घर में अब दो व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गिलास के लिए भी उनको दोनों दोनों मारते थे। क्या होता था, कभी कभी एक गलती के लिए भी उसे बेचारे को मार मिलती थी। अब घर में दो लोग हो गए मारने के लिए, पहला किशोर और दूसरा निर्मला हो गया। अब देखिए क्या होता है। आगे कहता है कि बरसात बीत गई, आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देने लगा। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज कर रहूंगा। लेकिन कई महीनों के बाद उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो पैसे को लेकर जाएगा। आगे इसमें कहता है, पर वह बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी। शायद इसका कारण यह है कि मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी उसको रोकता चाहता, फिर यह सोचकर चुप हो जाता कि नौकर चाकर को मारपीट खाना ही रहते हैं। क्या होता है कि बहादुर से इतनी ज्यादा गलतियां होने लगी। अब देखिए साथियों, होता है क्या कि जब आप कोई काम करने जाइएगा तो बार बार आदमी कोई आपको बोलेगा ना कि ये काम मत करो वो मत करो, तो आपसे और ज्यादा अधिक गलतियां होने लगेगा। तो बहादुर से भी इसी प्रकार का गलतियां होने लगा। लेकिन क्या हुआ कि घर में दो लोग मारने को बैठ गए, दो लोग मारने लगे उसे। लेखक लेकिन बेचारा इसमें कुछ नहीं बोलता है, बस इतना बोलता है कि अब नौकर हैं तो मार तो खाएंगे ही खाएंगे। आगे कहता है कि एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए तो यहाँ भी भेंट करने के लिए चले आए। घर में बड़ी पहल मच रही थी। मैं बाजार से रेहू मछली और देहरादून चावल ले आया। नाश्ते पानी के बाद बातें की जलेबी छनने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। लेखक के दूर के रिश्तेदार लेखक के यहाँ क्या होते कि पास के किसी घर में आते मिलने के लिए, तो लेखक के भी यहाँ आ जाते हैं।
और क्या हुआ कि लेखक रेहू मछली और देहरादून चावल लेने के लिए मार्केट चले जाते हैं। बातों की जलेबी छन रही थी, पर इतने में ही एक घटना वहां पर हो जाती है। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उसने चारपाई के अंदर झंक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या हुआ कि वो जो रिश्तेदार आई थी, वहां की जो औरत, वो क्या की, कभी कमरे में जाती थी, कभी फर्श पर, कभी कागज वगज सब चीज उलट पुलट करके देखने लगी। तो इतने में ही प्रश्न पूछते हैं कौन, देखते हैं। क्या बात है, मैंने पूछा। लेखक पूछते हैं कि क्या बात है। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मंजूरी से सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताऊं, 11 रुपए साड़ी के सूट में निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर मैं मिल नहीं पा रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? बोलती है कि 11 रुपये मैंने यहीं रखे थे, अब देखो ना कहाँ ये रुपये चले गए। लेखक फिर पूछते हैं कि क्या आपको ठीक से याद है कि नहीं है? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से याद है। ये रुपये मैंने खूट में बांध कर रखे थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूट खोला थी, फिर के वे चारपाई पर रखे थे कि 4 रुपये की मिठाई मांग लूंगा, और यानी कि 4 रुपये की मिठाई मंगा लूंगा और कुछ बच्चे के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ तो जाया नहीं जाता। बताइए, अब मैं कहीं कहीं नहीं रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमी स्वर में कहता था, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था, कुछ देर यहां तक खड़ा था, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अब देखिए, वो जो रिश्तेदार की जो लेडी आई थी, वह पूछती है कि हाँ, मैंने 11 रुपये रखे थे, सोचा कि कुछ का मिठाई खरीद लूंगी और कुछ पैसे बच्चे को दे करके मैं चले जाऊंगी। रास्ते में मिठाई की दुकान नहीं थी, इसलिए मैंने मिठाई नहीं रखी। अब मेरा क्या होगा? अब तो मैं कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रही। फिर पूछती है कि जरा उससे तो पूछिए। उससे का मतलब होता है कि जरा बहादुर से पूछिए, कहीं तो रुपये उसने तो नहीं लिए होंगे। अब लेखक बोलते नहीं, अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। लेखक ने कहते, अरे नहीं, उसने रुपये नहीं लिए होंगे। यू यू डू यू डू नॉट, दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। रिश्तेदार कहती है कि मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया था, बल्कि जब कभी उसने 2-4 इधर उधर देखा तो उठाकर मुझे ही या फिर निर्मला के हाथों में दिए थे। पर किसी के दिल की बात तो कोई जान नहीं सकता। ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया था और मैंने गुस्से से बहादुर को बुलाया। क्या बोलते हैं कि न जाने मुझे उस दिन क्या हो गया और मैं गुस्से से क्या किया, बहादुर को बुलाया। बहादुर, मैंने खड़े आवाज में कहा। लेखक पूछते हैं कि बहादुर इधर आओ। बहादुर बोलता है, जी बाबूजी जी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहां से रुपये उठाए हैं? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्मल उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। कुछ यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। देखे भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चे को देने के लिए ये रुपये रखे थे। मैं तो बुरी तरह फंस गई। अब वापस जाने के लिए रिश्तेदार के पास पैसा भी नहीं है। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। बहादुर बोलता है, मैं तो नमक लेने बाहर गया था। सच सच बताओ, अगर नहीं बताओगे तो पीटूंगा और सुपुर्द पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा, यानी कि पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं चिल्लाता पड़ा, मैंने नहीं उठाया बाबूजी। बहादुर का मुंह
काला पड़ गया। क्या हुआ? बहादुर का मुंह डर से काला पड़ गया और पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने सहसा उछालकर उसके गाल पर एक तमाचा मार दिया और मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बात को बोल देगा और तमाशा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंख से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। लेखक क्या करते, उसे एक तमाचा मार देते हैं और लेखक बोलते हैं शायद मैं अगर ऐसा कर दूंगा तो बहादुर क्या करेगा, बता देगा। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, उसको पुलिस के पास ले जाते हैं। और इतना कर कर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की तरफ घिसट कर लेकर गया। पर दरवाजे के पास से धीरे धीरे बोलती है रिश्तेदार की, बोल देखो, तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये भी दूंगा। रिश्तेदार क्या करती है, घसीट कर उसे दरवाजे पर लेकर जाती है और कानों में कुछ कुछ बोलती है कि बोल दो, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा, अगर बोल दोगे तो इनाम में मैं तुम्हें 2 रुपये दूंगी। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर लेकर घिंच कर ले गए, जैसे पुलिस को ले जाते ही जा रहे थे। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उसके धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगे थे। आगे है, अंत में हार मानकर उन्होंने उनको छोड़ दिया और वापस आकर चरपाई पर बैठकर हंसकर बोले जाने लगे, ये सब बड़े घाव होते हैं, किसी झाड़ी पाड़ी के पीछे आ गया होगा या जमीन में गाड़ी आ गया होगा। मैं तो इस सब को खूब जानता हूँ। भालू बंदर के से कम थोड़े तो हैं। चाहिए इसका नुकसान लिखा था। क्या बोलते हैं लेखक, यानी कि लेखक के घर में जो रिश्तेदार होते हैं, छोड़िए जाने दीजिए, इन लोग का यही आदत होता है, भालू बंदर की तरह शायद कहीं छुपा दिया होगा या फिर मिट्टी में पैसे गाड़ दिया होगा, जाने दीजिए, बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डर गया और घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराए करते। किशोर तो जैसे उसके जान के पीछे ही पड़ गया था, वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, उसे बार बार कोई व्यक्ति मारते जाएगा, बार बार गालियां देगा, तो बेचारा क्या होगा, जो काम करने जाएगा पहले उससे क्या होगा, गलतियां होने लगेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। आगे कहते हैं कि एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी सभी नहीं जली, आंगन गंदा पड़ा, बर्तन बिना मले हुए रखा था, सारा घर जैसे काट पर था। क्या बात है, मैंने पूछा। एक समय जब लेखक आते हैं दफ्तर से तो देखते हैं कि सारा घर गंदा पड़ा हुआ है, बर्तन भी पूरा गंदा हुआ है, घर का कोई काम नहीं हुआ है, आंगन भी गंदा पड़ा है। निर्मला एकदम चुपचाप बैठी हुई है, घर के लड़कों का पता नहीं है, लड़कियां चुपचाप वहां बैठी हुई है। तो मैंने प्रश्न पूछा, क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों, पता नहीं। अब देखिए क्या होता है, अब इंटरेस्ट आया। पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था, सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से मिल भट्टा लेकर बरंडे में ले जा रहा था कि सिर हाथ से टूट गया और गिर गया, 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया। लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़ी कुछ करती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। अब देखिए लेखक की पत्नी को एहसास होता है। क्या होता है कि बहादुर सवेरे उठता है,
घर का सारा काम करता है, अच्छे से खाता पीता है। निर्मला को माता जी कहता है और उसे कुछ बोतल की बर्तन जो थी बोतल शीशे का उसे टूट गया। तो शायद लेखक की पत्नी बोलती है शायद इसी के कारण वह क्या हुआ घर से बाहर भाग गया। मेरी किस्मत में कहा, मेरी किस्मत में तो नौकर का सुख लिखा ही नहीं है। कुछ ले गया यही तो अफसोस है, कुछ ले गया बोलता नहीं यही तो अफसोस है। कोई भी आसान नहीं ले गया, यानी कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़ा, उसका बिस्तरा, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उससे उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो थोड़ी मैं उसे थोड़ी ही रोकती, बल्कि उसे खूब अच्छे तरह से पहना ओढ़ा कर भेजती। तह हाथ में उसकी तनख्वाह तनख्वाह के रुपये रख देती, 2-4 रुपये और अधिक मैं उसे दे देती, पर वह तो कुछ लिए ही बिना चला गया। और वे 11 रुपये, अरे वह सब कुछ झूठ है। अब देखिए लेखक की पत्नी बोलती है मैं इसे थोड़ी ही डांटती, बोलता कि मुझे जाना है तो मैं उसे और अच्छे से विदा करती, 2-4 रुपये मैं उसे और ही दे देता। अब लेखक की पत्नी बताती है कि अरे वो जो रिश्तेदार आई थी वह कमती कंजूस है, कभी वह मिठाई लाने भूल जाती है तो कभी बच्चों को पैसे देने भूल जाती है, और बहाना इतना ज्यादा अधिक करती है कि कहने की बात नहीं है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे बच्चों को कुछ देना नहीं चाहती है, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए यह प्रपंच रच रही है। उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती, कभी उनके रुपये रास्ते में गुम हो जाते, कभी गली से घर की पर छोड़ जाते। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ होड़ लगा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस था, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़कर गले लगाता, कभी नहीं जाने देता। उसने माफी भी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया। वह अगर कुछ चुरा कर ले जाता तो संतोष हो जाता। अब देखिए क्या कहता है, कहता है इसमें कि इतना अच्छा नौकर तो मुझे मिलता ही नहीं, अगर वह घर का कुछ लेके भी जाता तो मुझे संतोष हो जाता कि चलो अपना कुछ तो लेकर के गया। किशोर जो है पूरा रास्ता उसे ढूंढा, सारा स्टेशन ढूंढा पर उसे नहीं मिला, और बोला कि माँ अगर वो आएगा तो मैं उससे माफी मांग लूंगा, कभी भी उसे मैं नहीं मारूंगा। बोलती जाओ मेरे नसीब में तो नौकर का सुख मिला ही नहीं है। निर्मला आंख पर आंचल रखकर रोने लगती है। मुझे बड़ा क्रोध आया, मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ गया। मैं वही चारपाई पर सिर झुलाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी गुस्सा का अनुभव हुआ। यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ा पर एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अगलनी पर यानी कि टंगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे हुए थे। स्कूट के नीचे वह जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठाकर अंगली के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, वही पुरानी ताश की गड्डियां, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड कागज की नावें। अब देखिए साथियों लेखक अफसोस करते हैं यहाँ पे कि अगर मैं उस दिन उसे नहीं मारता तो शायद आज वह नहीं जाता, लेकिन मैंने मारकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। लेखक देखते कि सारा कपड़ा उसका यहीं पड़ा हुआ था, जूता भी वहीं है, वही ताश की गड्डियां, वही पुराने पत्थर, वही गोलियां, वही खूबसूरत ब्लेड, वही कागज की नावें, सारा चीज यहीं ही पड़ा है और वह कुछ भी नहीं लेकर के गया। प्यारे साथियों कहानी यहीं पर समाप्त होता है। कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो में हम लोग इसका जितना भी प्रश्न उत्तर है सारा करेंगे। तो गाइस
कहानी कैसा लगा कमेंट में बताइए और आप एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में इसके कहानी के साथ, और कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।